हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की जो मेरी वीडियो है सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनका भी रिसेंटली में जेआरएफ हुआ है या नेट हुआ है, और या वो बच्चे जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं और अभी तक इस बात से अनअवेयर है कि कैसे पीएचडी में एडमिशन लिया जाता है और क्या इसका प्रोसेस रहता है। तो आज मैं आपके इसी डाउट का आंसर देने आया हूँ, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी ये जानने में कि कैसे आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आपका पीएचडी में एडमिशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या इसका प्रोसेस रहता है और कैसे आपको चीज़ें करनी है। उससे पहले कुछ आपके जनरल क्वेश्चन है, मैं उनका आंसर दे दूं ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। इसमें जो सबसे पहले है वो आपका ये डाउट रहता है कि क्या आपकी रैंक डिपेंड करती है आपके पीएचडी एडमिशन में। उसमें मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप जेआरएफ हैं तो आपकी रैंक बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। आप किसी भी रैंक से जेआरएफ हो तो आपको हर इंस्टीट्यूट से इंटरव्यू कॉल आने की पूरी संभावना होती है और आपका एडमिशन होने की भी पूरी संभावना है, यानी डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे ही, यानी आपका रैंक मैटर नहीं करती है जेआरएफ में। हाँ, गेट में ऐसा हो सकता है कि आपकी रैंक मैटर करे, यानी आपको इंटरव्यू कॉल आएगी कि नहीं आएगी वो भी आपके रैंक पे डिपेंड करती है। और बाद में इंटरव्यू होने के बाद भी सिलेक्शन में थोड़ा बहुत रैंक से चीज़ें वेरी कर सकती हैं, पर जेआरएफ में ऐसा कुछ देखने को नहीं। लेकिन आप पूछते हैं कि आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए और कैसे बनाना है। तो देखिए उसके लिए एक सैम्पल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रिसर्च प्रपोजल, जैसे मैं हर बार आपको बोलता हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आपके टॉपिक का पता होना चाहिए जिसके रिगार्डिंग आप इंटरव्यू देने वाले हैं, या जिस भी फील्ड में आप रिसर्च करने वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका इंटरव्यू ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, आप पूछते हैं कि इंटरव्यू ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, या इस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन होते हैं या ऑफलाइन होते हैं। तो देखिए कोविड के टाइम पे सारे इंटरव्यू ऑनलाइन होते थे, पर कोविड के बाद से लास्ट टाइम भी देखा गया है कि ज़्यादातर इंटरव्यू ऑफलाइन हो गए हैं। तो इसीलिए अब आप इस चीज़ से तो मतलब डिस्कशन ख़त्म करिए कि आपका ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। आप यही मान के चलिए आपको ज़्यादातर इंटरव्यू ऑफलाइन ही होंगे, और अगर ऑनलाइन हो जाते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। पर आप बेसिकली यही मान के चलें कि आपके इंटरव्यू ऑफलाइन ही होंगे और उस हिसाब से आप प्रिपरेशन। फोर्थ पॉइंट है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सिर्फ जिनका नेट क्वालिफाई है वो भी इस बार के फॉर्म भर सकते हैं पीएचडी के। हाँ, तो आप ज़रूर भर सकते हैं। तो मैं उनको कहूँगा हाँ, तो आप ज़रूर भर सकते हैं फॉर्म। नेट के बेसिस में भी पीएचडी में एडमिशन होता है और इंस्टीट्यूट ही अपनी फेलोशिप प्रोवाइड करता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप नेट के बेसिस में ही फॉर्म भरिए और जहाँ भी आपको पोजीशन दिखती है और या एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं आप वहाँ भी फॉर्म भर सकते हैं। पीएचडी की जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आती है, नेट के बच्चों को बुलाया जाता है, तो आप वहाँ इजीली फॉर्म भरिए और अप्लाई कीजिए। पूछते हैं क्या जेआरएफ सर्टिफिकेट आना ज़रूरी है फॉर्म भरते समय। तो देखिए अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना रिजल्ट ही अपलोड कर दीजिए। बाकी जेआरएफ सर्टिफिकेट आपसे लास्ट में ही मांगेंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास है, मतलब अगर आपका टाइम पर आ जाता है तो भी ठीक, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे भी कि एडमिशन लेना कैसे है और क्या इसका प्रोसेस रहता है। तो देखिए जनरल केस में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो पीएचडी का एडमिशन पीएचडी के एडमिशन 2 टाइम्स होते हैं। एक तो जनवरी में जब बच्चा ज्वाइन करता है और एक अगस्त के टाइम पे बच्चा ज्वाइन करता है, यानी 6 मंथ में आपके एडमिशन होते हैं। तो देखिए जो जनवरी में एडमिशन होते हैं उनके फॉर्म सितंबर अक्टूबर तक आ जाते हैं, जैसे कि आ चुके हैं, और जनरली सबके फॉर्म निकल चुके हैं। और बाकी जो अगस्त में एडमिशन होने हैं या जुलाई से जो बच्चे ज्वाइन करने हैं उनके फॉर्म आपके फरवरी, मार्च या अप्रैल तक में आएंगे। तो देखिए ये एक जनरल शेड्यूल रहता है कि मतलब हर इंस्टीट्यूट अपने इंडिविजुअल फॉर्म निकालेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि मतलब आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो ऐसा नहीं है जैसे जैम में हुआ करता था कोई काउंसलिंग होती थी, या आईआईटी में हुआ करता था कोई काउंसलिंग होती थी रैंक के हिसाब से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीएचडी में क्या होगा, हर इंस्टीट्यूट अपने इंडिविजुअल फॉर्म निकालेगा और आप जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं आप उसके फॉर्म भरेंगे और तब जाके आप नेक्स्ट प्रोसेस में पहुँचेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस है क्या, तो सेकंड प्रोसेस ये होता है जब आप फॉर्म भर देंगे और उसमें अपनी सारी डिटेल्स भर देंगे, जो भी डिटेल्स वहाँ पे फॉर्म पे मांगी होगी। उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा अपने इंटरव्यू कॉल के लिए, यानी इंटरव्यू के लिए आपको मतलब नोटिफिकेशन आएगा या पर्सनल मेल पे आपके इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा कि आपका इंटरव्यू है। अब देखिए इंटरव्यू ज़्यादातर केसेस में सबको आ जाता है, जो भी जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं, नेट क्वालिफाई होते हैं या गेट में जिनकी अच्छी रैंक होती है, तो उसकी कोई दिक्कत होती नहीं। बाकी जिनको नहीं आएगा तो वो इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, ये भी बात है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपने फॉर्म भरा तो आपको इंटरव्यू आएगा ही आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, पर ज़्यादातर केसेस में आ जाता है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। थर्ड पॉइंट है, देखिए आप इंटरव्यू देने जाएंगे और इंटरव्यू में भी आप
अपने फेवरेट टॉपिक या इंटरेस्टेड टॉपिक आप बता सकते हैं कि आप किस में रिसर्च करना चाहते हैं या किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो थियोरेटिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, आप उस फील्ड में बता सकते हैं और अपने कुछ मन पसंदीदा टॉपिक बता सकते हैं और उन्हीं में इंटरव्यू दे सकते हैं। तो बाकी ये सब चीज़ें कभी कभी फॉर्म में भी पूछ ली जाती है कि आपका इंटरेस्टेड टॉपिक कौन सा है, आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो वहाँ से भी आपके चीज़ें दोबारा ली जा सकती हैं। मतलब इंटरव्यू में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि आपने इंटरेस्ट टॉपिक भरा था तो इससे सवाल पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए सबसे मेन ज़रूरी यही है कि आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आप किस में रिसर्च करना चाहते हैं और उसकी आप प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट स्टेप ये होता है जब आपने इंटरव्यू दिया उसके बाद आपको वेट करना है रिज़ल्ट का। तो देखिए रिज़ल्ट कॉलेज तो आप देखिए रिज़ल्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में भी आ सकता है या आपको पर्सनल मेल पे भी आ सकता है कि आप सिलेक्शन आपका हो गया है, और उसमें जनरली 15 से 20 दिन लगते हैं या 1 मंथ भी लग जाता है। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट में कि वो कैसे रिज़ल्ट को देता है या कितना टाइम लगाता है। तो देखिए अगर आपका हो जाता है इंटरव्यू के बाद और आपको मेल आ जाती है सिलेक्शन की, तो देन आप फीस सबमिट करके एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक आपका पूरा प्रोसेस रहता है। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ जो ज़रूरी है वो ये हैं कि इंस्टीट्यूट तो देखिए हज़ारों हैं। मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो वही 10-20 हैं, IITs देखेंगे 20 से प्लस है, और NIT देखेंगे 20 प्लस है आपकी। और अगर आप आईसर देखेंगे तो 7-8 है, ISC अलग है, TFR अलग है, CSR 25 प्लस हैं। तो मतलब ऐसे तो इंस्टीट्यूट अगर आप देखेंगे हज़ारों हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको कहाँ रिसर्च करनी है और आप मतलब कहाँ एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा, आप पहले ही देख लीजिए कि मतलब आप किस CSR या किस IIT में जाना चाहते हैं, उन्हीं के फॉर्म भरिए या कुछ ऐसा क्राइटेरिया बना लीजिए कि जिसमें आपके इंटरेस्ट की चीज़ें हों, चाहे वो आपके घर के पास हो, चाहे आप की जो रिसर्च आप जो करना चाहते हैं उससे रिलेटेड काम वहाँ होता हो, या क्या है ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड वहाँ हो या कोई मेंटर ऐसा हो जिसको वहाँ पे जानकारी ऑलरेडी पता है और आप उन्हीं के साय में जाके मतलब या उन्हीं के साथ जाके रिसर्च करना चाहते हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया, आपको पहले से फैमिलियर हैं आप उन सब चीज़ों से। तो ये सब आपको मतलब खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप 5-10 इंस्टीट्यूट ढूंढ लीजिए मुझे जो लगता है, और उनके फॉर्म का वेट करिए और उनके फॉर्म भरिए और रेगुलर उनकी वेबसाइट को चेक करिए कब उनके फॉर्म आ रहे हैं, या कोई एडवर्टाइजमेंट वैसे भी निकल रही है, क्योंकि बीच में भी एडवर्टाइजमेंट निकलती है PhD एडमिशन के लिए, तो आप उन्हें भर सकते हैं। और सेकेंड, आप साथ में टॉपिक भी चुन लीजिए और टॉपिक की कम से कम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही। मतलब किस टॉपिक में आप इंटरव्यू देंगे और किस क्या आपको रिसर्च इंटरेस्ट है, तो ताकि आप जब भी इंटरव्यू दें उसमें ईजिली क्वालिफाई हो सकें और आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिल सके। पॉइंट है, आप पूछते हैं मेल के बारे में, तो मेल का मैं ये कहूँगा देखिए आप मेल करें या ना करें दोनों आप पे डिपेंड करता है, पर ज़्यादातर केस में आप मेल तभी करें जब आप पूरा श्योर हो कि आपको इसी प्रोफेसर के अंडर लेना है और या ये प्रोफेसर के बारे में आपको पूरा पता है, जो भी XYZ प्रोफेसर के को आप मेल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है आपको आइडिया नहीं होता, आप बस मेल कर देते हैं। मतलब आपको जैसे IIT बॉम्बे जाना है तो आपने किसी को भी मुँह उठा के मेल कर दिया, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि लेटर सपोज़ क्या पता ऐसा होता है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही ना हो। सेकंड चीज़ ऐसा हो सकता है क्या पता वो प्रोफेसर से मतलब आपकी बनी ना, या मतलब इस हिसाब से उनका नेचर ना हो, आपको पता नहीं हो कि क्या किस टाइप की मतलब वो लैब है। तो इसलिए मैं कहूँगा पहले हर चीज़ जान लीजिए किसी लैब में और किसी भी इंस्टीट्यूट की, तब जाके आप मेल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रिसर्च एक्सपीरियंस को लेके भी कि उनका रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है या उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया MSc में, तो क्या उनका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं उनको कहूँगा देखिए आपका एडमिशन आराम से होएगा। 50% से ऊपर बच्चे वही रिसर्च करते हैं जिनका रिसर्च बैकग्राउंड नहीं होता है, ये देखा भी गया है। मतलब MSc में यानी जिन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया होता है, कहने का मतलब है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको नहीं लिया जाएगा, आप बस फोकस करिए अपने सब्जेक्ट में, और क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही आपको एडमिशन दिलाएगा PhD में। उसके बाद आप चीज़ें देखी जाएंगी कि आप कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं। और यही नेक्स्ट डाउट भी है कि आपको लगता है आप PhD कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो देखिए PhD में भी आपको ऑलरेडी शुरू के फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इतना टाइम मिलता ही है कि आप सारी चीज़ें सीख लें और आराम से कर लें, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे आपको बोला 50% से ऊपर बच्चे मतलब विदाउट रिसर्च बैकग्राउंड के आते हैं और अच्छी रिसर्च करते हैं, तो आप भी कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस जितनी मेहनत आपने JRF में करी है और खूब मेहनत करके आपने केमिस्ट्री सीखी और निकाला एग्ज़ाम, वैसे ही मेहनत अगर आप PhD में करेंगे तो ईज़िली आप PhD भी कर लेंगे और अच्छी रिसर्च भी कर लेंगे। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि वो, तो अब लास्ट यही है कि आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ पसंद है और कैसी चीज़ पसंद है और कौन सी लैब आपको जाना चाहिए। बाकी अगर आपको अब ये डाउट है कि
कैसे टॉपिक चुने, कैसे लैब चुने, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दी है, जो आपको 1 या 2 दिन में देखने को मिल जाएगी। आप उसे देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए कि आपको एक परफेक्ट लैब मिल जाए। तो बाकी आगे ही ऐसे मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।